Hello everyone. In history, we are going to start your first chapter. Its name is the French Revolution. So first of all, we try to understand what is the meaning of French Revolution. So French Revolution is an event which occurred in France in 1789. So what's happened in this event? So let me discuss about it. The revolution began on 14 July 1789. इट मीन्स कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत 14 जुलाई 1789 में होती है. इट इज स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास सेकंड द अपर क्लास. कि ये रिवॉल्यूशन मिडिल क्लास लोगों के द्वारा स्टार्ट की गई थी और इसने अपर क्लास के लोगों को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था. दे रिवॉल्ट अगेंस्ट द क्रूअल रिजाइम ऑफ मोनार्की. रिजाइम ऑफ मोनार्की का मतलब है एक राजा का शासन, और एक बहुत ही अच्छे शब्दों में आप कह सकते हैं कि राजतंत्र, जिसमें राजा हमारा सर्वोपरि होता है. तो रिजाइम ऑफ मोनार्की या मोनार्कियल गवर्नमेंट सिस्टम. सो ये पीपल्स उस मोनार्क के खिलाफ खड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है क्रूएल वर्ड इज यूज हियर. तो उसमें हम कंडीशन लगा सकते हैं कि उसमें फ्रांस की कंडीशन ऐसी थी कि मोनार्क वहाँ पे पूरी तरह से एक डिक्टेटर्स के रूप में आ चुका था. वो एक क्रूएल की भूमिका निभा रहा था, तो इसलिए लोग उसके अगेंस्ट होते चले गए. अब इन्होंने क्या किया कि पेरिस में वो गैदर्ड होते हैं और वे बेस्टाइल फोर्टिस की तरफ मूव करते हैं. बेस्टाइल फोर्टिस ये फ्रांस का बहुत ही फेमस एक फोर्ट है, किला है. और ऐसा माना जाता है कि बेस्टाइल फोर्टिस जो था ये राजा के पावर को शो ऑफ करता था. क्या मीन ये बेस्टाइल फोर्टिस को देख कर लोगों के मन में ये आता था कि ये एक राजा अपनी पावर को दिखाने की कोशिश करता है. और इस बेस्टाइल फोर्टिस में बहुत सारे कैदी रखे गए थे, तो इस वजह से वो वहाँ तक पहुँचते हैं. द बेस्टाइल फोर्टिस वर डिमोलिश्ड. डिमोलिश्ड का मतलब होता है पूरी तरह से ख़त्म कर देना, उसको तोड़ देना. तो बेस्टाइल फोर्टिस की तरफ जाते हैं और उस किले को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं. द बेस्टाइल फोर्टिस स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि बेस्टाइल फोर्टिस इज स्टैंड फॉर द पावर ऑफ द king. So it is the event was happening in France, and this event is known as the French Revolution. And what happened after this revolution? This revolution put forward the ideas of liberty, fraternity and equality. और इस इवेंट्स की बाद फ्रांस में लिबर्टी की भावना आती है. फ्रैटर्निटी, इसमें लोगों को एक साथ भाईचारे की भावना है. इक्वलिटी, समानता की भावना आती है. तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं. एंड दिस रिवॉल्यूशन इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन द फ्रांस, इट इज हैज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स and play an important role in the world history also. So first of all we are going to discuss about the causes of the French Revolution. It is the flashback. एक फ्लैशबैक में एक कहानी दिखाई गई कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और वे किंग के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ जा रहे हैं. और पावर को दिखाता हुआ जो किंग की पावर को दिखाता हुआ जो बेस्टाइल फोर्टिस है, उसको उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं. तो ये तो इसका फ्लैशबैक है. तो आखिर ऐसा क्यों हुआ था फ्रांस में? आगे क्या ऐसी सिचुएशन थी, कैसी ऐसी कंडीशंस बनी कि लोगों को एक किंग के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत पड़ी थी? सो लेट वी डिस्कस कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. कि इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्या वजह थी? सो देयर आर बेसिक थ्री कॉजेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस
revolution. First is the social cause, second is economic cause, and third was political cause. So today we will discuss social cause. सोशल का मतलब होता है सामाजिक, कि हमारा समाज कैसा है, समाज में लोगों को किस तरह से रहने की परमिशन दी गई है, लोग अपने कार्य को किस तरह से कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं सोशल कॉज में। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। सो वी हैव सीन दैट 14 जुलाई 1789, तो इट इज़ द लेट 18th सेंचुरी। सो लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच की सोसाइटी किस तरह से, इट मीन्स इस इवेंट्स की पहले, इस जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके पहले फ्रांस में किस तरह की सोसाइटी थी। तो हम सोसाइटी में जब आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उस सोसाइटी में डिवीज़न कैसा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इंडिया में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज बेस पे भी कुछ डिवीज़न मिलते हैं, कुछ में अलग अलग तरीके के अलग अलग बेसिस पे इसमें इंडिया में भी डिवीज़न है। तो उसी तरह से सोसाइटी भी हमारे फ्रांस में भी देखने को एक डिवीज़न मिलता है। द सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, तो इसको नाम दिया गया था स्टेट्स। सो देयर आर 3 स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। सो अब हम समझते हैं क्या था। फर्स्ट स्टेट, क्लर्जी पर्सन। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी मैन्स को शामिल किया गया था। अब ये क्लर्जी मैन कौन है? सो फ्रांस इज अ क्रिश्चियन बेस्ड सोसाइटी। अब क्रिश्चियंस में क्या होगा कि चर्च होता है। सो चर्च में चर्च के कार्यों को जो करने वाले थे पर्सन्स, उन्हीं को कहा गया क्लर्जी। तो ऐसे लोगों को जो रिलीजियस पर्सन थे, चर्च पीपल्स थी, उन्हें फर्स्ट स्टेट का नाम दिया गया था। सेकेंड स्टेट, नोबेलिटी, हाई रैंक पीपल इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। इन अ वेरी सिंपल वर्ड यू कैन से द रॉयल पर्सन। कि सेकेंड स्टेट में ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जिन्हें नोबेलिटी कहा गया। सो ऐसे लोग या इस पर्सन ये ऐसे थे जो लोग राजा के साथ में लगे हुए थे, राजा की फैमिली मेम्बर्स थे, उनके मिनिस्टर्स थे। तो ये सभी लोगों को इसमें सेकंड स्टेट में शामिल किया गया और उन्हें एक नाम दिया गया था नोबेलिटी। नेक्स्ट थर्ड स्टेट। अब इसमें किस तरह के लोग शामिल थे? इसमें बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, पीजेंट, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट। सो चर्च और रॉयल पर्सन्स को छोड़कर जो लोग भी शामिल थे, किसान से लेकर के बिजनेसमैन तक, मर्चेंट्स, लॉयर्स, ये सभी लोग आपके थर्ड स्टेज में रखे गए थे। तो अब इनका किस बेसिस पे ये तो डिवीज़न था। अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट टू स्टेट पीपल वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। कि फर्स्ट टू पीपल, स्टेट्स पीपल, इट मीन्स फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, these two state persons are exempted from paying taxes। ये लोग टैक्स पे नहीं करते थे। They were 10% of population but possess 60% of land। और ये दो ग्रुप के लोग या दो स्टेट्स के लोग पॉपुलेशन में सिर्फ 10% आते थे, बट इनके पास लैंड 60% इनकी कंट्रोल में होती थी। सो 10% पीपल्स के पास 60% लैंड्स अवेलेबल थी। आप समझ सकते हैं कि बाकी बचे 90% के पास 40% है, इस ऑब्वियसली। सो थर्ड स्टेट वर 90% ऑफ पॉपुलेशन बट पोसेस 40% ऑफ द लैंड। कि 90% पीपल्स थे जो हमारे थर्ड स्टेट में आते थे और इनके पास सिर्फ और सिर्फ 40% लैंड्स अवेलेबल होती थी। और इससे भी बड़ी बात क्या है, ये
10% लोग जिनके पास लैंड्स हैं, जिनके पास मनी है, जो वेल्दी पर्सन्स हैं, इन लोगों को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती थी। इट मीन्स अगर कोई चर्च पर्सन है, अगर उसके यहाँ कोई बेबी हो रहा है तो वो बेबी भी टैक्स पे नहीं करेगा। सो ये बर्थ बेस्ड वहाँ पर उनको ये सुविधा मिली हुई थी। सो फर्स्ट और सेकंड पर्सन्स के लोगों को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो लेकिन इनके पास रिवेन्यूज़, लैंड रिसोर्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो अब ऐसे लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। अब बाकी जो बच रहे हैं, जिनके पास 40% हैं या जिनके पास इनकम काफ़ी कम है, ऐसे लोगों पे पूरी तरह से वहाँ पे दबाव बना हुआ था। ऐसे दे दिया है कि द थर्ड स्टेट वॉज 90% ऑफ पॉपुलेशन बट पॉसेस 40% ऑफ लैंड्स। कि 90% पॉपुलेशन के पास 40% लैंड होती थी। और इसमें भी थर्ड स्टेट्स हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, और सिर्फ यही लोग, थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्सेस पे करते थे। तो इसमें बहुत सारे टैक्सेस आते हैं, तो हम सबसे पहले एक नाम देख लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैली। सो डायरेक्ट टैक्स एक होता था जो स्टेट को देना होता था, जो किंग को देना होता था, तो उसको हम टैली के नाम से जानते थे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जो ये लोग इनडायरेक्टली स्टेट को पे करते थे। अ टैक्स कॉल्ड टिथे। टिथे इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ अ टैक्स। जैसे जीएसटी वगैरह है, तो वैसे ही टिथे उस समय था। टैक्स वॉज ऑल्सो कलेक्टेड बाय द चर्च। एक तो स्टेट खुद अपना ले रही है टैक्स, अब इसके अलावा चर्च पर्सन जो हैं या क्लर्जी मैन है, उनको भी टैक्स ये लोग पे करते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो थर्ड पर्सन है, अभी कंपेयर हम सबसे पहले कर ले रहे हैं कि 10% पॉपुलेशन और इनके पास है 60% लैंड, और 90% लोगों के पास है ओनली 40% लैंड। तो अब ये 90% लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास आप देख सकते हैं कि इनके 10% लोगों के पास रिवेन्यू, वेल्थ ज़्यादा है, लेकिन 90% लोगों के पास लैंड भी कम है, रिवेन्यूज़ भी कम होंगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें क्या है वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अगर नहीं होगा सही ढंग से, तो क्या होगा, वो इन 90% लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो ऐसी कंडीशन में हुआ क्या कि अब इन पे डबल टैक्सेस अप्लाइड हुए। तो पहला टैक्स तो जो डायरेक्ट पे करना होता था आपके किंग को, इसके अलावा जो किंग के अंडर में जो मिनिस्टर्स होते थे वो लोग भी डिफरेंट जगहों पे टैक्सेस लगा देते थे, जिन्हें इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा गया था। इसके अलावा आपका चर्च मैन भी उसमें इन्वॉल्व हुए और वो लोग अलग से पीपल्स पे टैक्स लगाते थे, जिसे टीथे का नाम दिया गया था। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सोसाइटी क्या है, कि सोसाइटी में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि जो 10% हैं जिनके पास वेल्थ है वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके पास कॉन्सेंट्रेशन है उनके पास वेल्थ का, बट वो लोग पे नहीं कर रहे हैं। 90% जिनके पास रिवेन्यू नहीं है, जिनके पास लैंड्स नहीं है, जिनके पास इनकम का सोर्स नहीं है, ऐसे लोग टैक्स पे कर रहे हैं। तो निश्चित है कि ये उन पे एक दबाव बना हुआ था, और इस कंडीशन में इन लोगों ने, यानी ये जो 90% पर्सन्स हैं, इन्हीं लोगों ने उस मोनार्कियल सिस्टम की अगेंस्ट उन्होंने रिवॉल्ट किया हुआ था। सो इट इज़ द सोशल कॉज फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक कॉज एंड पॉलिटिकल कॉज। थैंक यू।